नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से की बात करेंगे जो अक्सर आखिर में आता है, लेकिन जिसकी अहमियत शायद सबसे ज्यादा है। अनुसूचियां यानी स्केड्यूल्स। हाँ, अनुसूचियां। हमारे पास polity.pdf से कुछ जानकारी है जिसमें इन 12 अनुसूचियों का पूरा ब्यौरा है। लेकिन आज हम इन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इन्हें 1 से 12 तक गिनेंगे भी नहीं। हम इनकी कहानी सुनेंगे। ये कहानी है कि कैसे भारत ने पहले अपनी सीमाओं को तय किया, फिर अपने शासन की पूरी मशीनरी तैयार की, और फिर अपनी सबसे कमजोर आवाजों को सुरक्षा दी। सही कहा, और फिर सत्ता को दिल्ली से लेकर गांवों तक बांटने की एक लंबी और आप कह सकते हैं मुश्किल कोशिश की। ये भारत के बनने की कहानी है जो इन 12 तालिकाओं में छिपी है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। भारत है क्या? उसकी सीमाएं क्या हैं? पहली अनुसूची इसी का जवाब देती है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं। स्रोत के हिसाब से 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये एक तरह से देश का आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र हो गया। हाँ, एक आधिकारिक नक्शा है ना। बिल्कुल, जो बताता है कि भारत संघ किन किन इकाइयों से मिलकर बना है। पर ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा नक्शा है। अच्छा। हाँ, जब भी कोई नया राज्य बनता है या किसी राज्य की सीमा बदलती है तो संसद को सिर्फ कानून ही नहीं बदलना पड़ता, इस पहली अनुसूची में भी बाकायदा बदलाव करना पड़ता है। जैसे दिल्ली का उदाहरण है। एकदम सही। जैसे स्रोत में दिल्ली का जिक्र है, 69वें संशोधन ने उसे सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक विशेष दर्जा दिया। अच्छा, तो देश की सीमा तय हो गई। अब इसे चलाएगा कौन और कैसे? यहीं पर शायद दूसरी और तीसरी अनुसूची काम आती है। वेतन, भत्ते और शपथ। सच कहूं तो ये थोड़ा बोरिंग और प्रशासनिक काम लगता है। पहली नजर में तो लगता है, लेकिन ये शासन की नींव के आप समझ लीजिए नट बोल्ट है। कैसे? देखिए, दूसरी अनुसूची जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों जैसे बड़े पदों पर बैठे लोगों के वेतन और भत्तों की बात करती है, वो असल में पारदर्शिता की गारंटी है। पारदर्शिता? हाँ, यह तय करती है कि इन पदों पर बैठे लोगों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, ताकि सब कुछ जनता की नजरों के सामने रहे, कुछ भी छिपा ना हो। और शपथ, तीसरी अनुसूची? वो तो सिर्फ एक रस्म नहीं है, वो एक सार्वजनिक वादा है, एक कसम है कि आप संविधान के प्रति वफादार रहेंगे, किसी व्यक्ति या पार्टी के प्रति नहीं। और इसी कड़ी में चौथी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करती है। मतलब किस राज्य से कितने लोग संसद के ऊपरी सदन में बैठेंगे। हाँ, ये राज्यों को केंद्र से जोड़ने वाली एक कड़ी है। सही है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो हमारे संघीय ढांचे की आत्मा है। ये सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार राज्यों को नजरअंदाज ना कर सके, ताकि हर राज्य की आवाज दिल्ली में सुनी जाए। एकदम, चाहे वो राज्य छोटा हो या बड़ा। ये भारत की विविधता को राष्ट्रीय नीति निर्माण में जगह देने का एक संवैधानिक तरीका है। तो अब तक हमने देश की सीमाओं, उसके अधिकारियों और राज्यों की आवाज को समझ लिया, लेकिन भारत सिर्फ राज्यों का जोड़ तो नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे समुदाय और इलाके भी हैं जिन्हें खास ध्यान की जरूरत है। हाँ, और यहीं पर 5वीं और 6ठी अनुसूची की जरूरत पड़ी, जो बाकियों से काफी अलग लगती हैं। बहुत अलग है, और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। ये अनुसूचियां मानती हैं कि पूरे देश पर एक ही कानून लागू नहीं किया जा सकता। तो 5वीं अनुसूची? 5वीं अनुसूची उन क्षेत्रों की बात करती है जहां आदिवासी आबादी ज्यादा है और उनके प्रशासन के लिए विशेष नियम बनाती है, ताकि उनकी जमीन और संस्कृति की रक्षा हो सके। बिल्कुल। लेकिन 6ठी अनुसूची तो और भी खास है। जैसा कि स्रोत में साफ लिखा है, ये सिर्फ 4 राज्यों पर लागू होती है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसा क्यों? इन 4 राज्यों में ऐसा क्या अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। वजह ये है कि इन क्षेत्रों की जनजातियों का अपना एक बहुत पुराना और मजबूत स्वशासन का इतिहास रहा है। उनकी अपनी पारंपरिक न्याय व्यवस्थाएं हैं। अच्छा। संविधान बनाने वाले चाहते थे कि इस स्वायत्तता का सम्मान किया जाए, इसलिए 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदें यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गईं। तो ये एक तरह से राज्य के भीतर राज्य जैसा हो गया। आप ऐसा समझ सकती हैं। इन परिषदों को अपने स्थानीय मामलों पर कानून बनाने का भी अधिकार है। यह संविधान की संवेदनशीलता का सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, अब आते हैं उस अनुसूची पे जहां असली खींचतान होती है। 7वीं अनुसूची। शक्तियों का बंटवारा। हाँ, केंद्र और राज्यों के बीच संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
ये वो जगह है जहां से अक्सर टकराव की खबरें आती हैं। बिल्कुल, ये संविधान का इंजन रूम है, जहां तय होता है कि कौन सा गियर कौन घुमाएगा। संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले, रेलवे जैसे विषय हैं, जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। हाँ, और राज्य सूची में पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विषय हैं जो राज्यों के हवाले हैं। लेकिन स्रोत के आंकड़े एक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। संघ सूची में विषय 97 से बढ़कर 100 हो गए, राज्य सूची में 66 से घटकर 61 रह गए, और समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, वो 47 से बढ़कर 52 हो गई। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना कि राज्यों की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। ये केंद्र की तरफ शक्तियों के झुकाव का साफ संकेत है। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसका? बिल्कुल, एक ठोस उदाहरण लेते हैं। शिक्षा 42वें संशोधन के जरिए शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अच्छा, इसका असर क्या हुआ? अब शिक्षा पर सिर्फ राज्य नहीं बल्कि केंद्र भी नीतियां बना सकता है, जैसा कि हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में देखा भी। मतलब केंद्र ने धीरे धीरे उन क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका बढ़ाई है जो पारंपरिक रूप से राज्यों के पास थे। एकदम। और यही वो चीज है जिसे लोग अर्धसंघीय या क्वाजी फेडरल कहते हैं। बिल्कुल, भारत के इस क्वाजी फेडरल स्वरूप को आप एक परिवार की तरह समझ सकती हैं। बिल्कुल। परिवार में हर सदस्य को अपने फैसले लेने की आजादी है, लेकिन जब कोई बड़ा फैसला होता है तो परिवार के मुखिया की बात को ज्यादा वजन दिया जाता है। सही। हमारे सिस्टम में केंद्र वही भूमिका निभाता है। राज्यों की अपनी शक्ति है, पर राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर केंद्र का पलड़ा भारी रहता है, खासकर समवर्ती सूची में, जहां अगर टकराव हो तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा हमेशा। अब बात करते हैं उन अनुसूचियों की जो समय के साथ जरूरत के हिसाब से संविधान में जोड़ी गईं। ये दिखाती हैं कि हमारा संविधान जमीनी हकीकत से कैसे जुड़ता है। हाँ, 8वीं अनुसूची को ही लीजिए, जो भाषाओं से जुड़ी है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं, आज 22 हैं। और ये जोड़ने की प्रक्रिया अपने आप में एक कहानी है। ये सिर्फ लिस्ट लंबी करना नहीं था, हर भाषा का जुड़ना एक पूरे समुदाय की पहचान, उनके संघर्ष और उनकी आकांक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना था। मतलब जब सिंधी या कोंकणी या बाद में बोडो और संथाली जैसी भाषाएं इसमें जुड़ती हैं, तो इसका मतलब होता है कि अब उस भाषा के साहित्य को राष्ट्रीय अकादमी से सम्मान मिलेगा। उस भाषा में लोग सिविल सेवा की परीक्षा दे पाएंगे। तो ये दिखाता है कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक बहती नदी है। बिल्कुल, जो अपने साथ नई धाराओं को मिलाती चलती है। अब आते हैं उस अनुसूची पर जो मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगी है, 9वीं अनुसूची। ये दिलचस्प है। संविधान का मतलब ही है कि कानून के दायरे में सब बराबर हैं। तो फिर एक ऐसी लिस्ट बनाने का क्या मतलब था जिसमें डाले गए कानूनों पर अदालत सवाल ही नहीं कर सकती? ये तो सिस्टम को ही बाईपास करने जैसा नहीं है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही इस अनुसूची का सबसे बड़ा विवाद भी रहा है। इसे 1951 में पहले संशोधन से ही जोड़ दिया गया था। इतनी जल्दी? हाँ, उस वक्त की जरूरत समझिए। सरकार जमींदारी उन्मूलन जैसे बड़े भूमि सुधार कानून ला रही थी, और अमीर जमींदार उन कानूनों को अदालतों में मौलिक अधिकारों का हवाला देकर चुनौती दे रहे थे। तो सरकार का सामाजिक न्याय का एजेंडा अदालतों में फंस गया था। बिल्कुल। तो एक तरह से ये उस समय की एक राजनीतिक जरूरत थी, एक कानूनी ढाल। हाँ, इसे एक कानूनी ढाल के रूप में ही बनाया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दशकों तक इसे एक ऐसा ब्रह्मास्त्र माना गया जिसके आगे न्यायपालिका भी बेबस थी। फिर क्या हुआ? फिर जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है, 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया। अदालत ने साफ कहा, अब और नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा कि इस तारीख के बाद अगर 9वीं अनुसूची में कोई ऐसा कानून डाला जाता है जो संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं। तो इस एक फैसले ने संसद की असीमित शक्ति पर एक लगाम लगा दी। एक बहुत बड़ी लगाम। और फिर है 10वीं अनुसूची, यानी दल बदल विरोधी कानून। ये भी किसी समस्या की प्रतिक्रिया में ही आया होगा। एक बहुत बड़ी समस्या की प्रतिक्रिया में। आपको 80 के दशक के राजनीति का वो मजेदार किस्सा तो याद ही होगा। आया राम गया राम। हाँ, वही। हरियाणा के एक विधायक थे गया लाल। उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली। एक ही दिन में? हाँ, तभी से राजनीति में इस अवसरवादिता के लिए ये मुहावरा चल पड़ा। सरकारें हफ्तों में गिर रही थीं और बन रही थीं। 10वीं अनुसूची इसी राजनीतिक सर्कस को रोकने और सरकारों को स्थिरता देने के लिए 1985 में लाई गई थी। और आखिर में आती हैं 11वीं और 12वीं अनुसूचियां, पंचायती राज और नगर पालिका। ये तो बहुत बाद में 1993 में आई। हाँ,
और ये सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की कहानी का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। कैसे? पहले 7वीं अनुसूची के जरिए सत्ता दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के बीच बटी। अब इन 2 अनुसूचियों के जरिए सत्ता को गांव और शहर के स्तर तक पहुंचाया गया। 11वीं अनुसूची पंचायतों को 29 विषय देती है और 12वीं नगरपालिकाओं को 18। तो इसका मकसद था कि स्थानीय फैसले स्थानीय लोग ही लें। बिल्कुल। मकसद ये था कि गांव की सड़क कब बनेगी या मोहल्ले में पीने का पानी कहां से आएगा, इसका फैसला लखनऊ या भोपाल में बैठा कोई अधिकारी ना करे, बल्कि वहां के चुने हुए प्रतिनिधि करें। सही। ये लोकतंत्र को आम आदमी के दरवाजे तक ले जाने की सबसे बड़ी कोशिश थी। तो इन सब को एक साथ देखें तो ये 12 अनुसूचियां सिर्फ एक सूखी लिस्ट नहीं है, ये तो एक राष्ट्र की आत्मकथा है। ये बताती हैं कि कैसे एक देश ने अपनी सीमाएं खींची, अपनी शासन व्यवस्था बनाई, अपनी ताकत का बंटवारा किया, अपनी विविधताओं को सहेजा और वक्त के साथ अपने गलतियों से सीखते हुए खुद को बदला। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। ये अनुसूचियां ये दिखाती हैं कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखा दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जिंदा हकीकत है जिसे लगातार नया रूप दिया गया है। हाँ, संशोधनों के जरिए, अदालती बहसों के जरिए और जन आंदोलनों के जरिए। ये सिर्फ क्या है ये नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कैसे चलाया जाएगा। और हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत में दिए गए 7वीं अनुसूची के आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो राज्य सूची के विषय कम हुए हैं, जबकि संघ और समवर्ती सूची के विषय बढ़े हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन में ये धीमा लेकिन स्थिर बदलाव भारत के संघीय ढांचे के भविष्य के लिए क्या संकेत दे सकता है? क्या हम एक ज्यादा केंद्रीकृत भारत की ओर बढ़ रहे हैं? इस पर विचार जरूर करिएगा।